नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज से हम लोग केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। क्लास 10 का केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 बहुत मज़ेदार टॉपिक होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्लास 10 के केमिस्ट्री में पहला चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया तथा समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया तथा समीकरण, इंग्लिश में इसको केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन बोलते हैं। अंग्रेजी में इसको केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन बोलते हैं। क्लास 10 के केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है कि रासायनिक अभिक्रिया तथा समीकरण, केमिकल रिएक्शन तथा इक्वेशन। तो सबसे पहले इसको समझने से पहले हमको पदार्थ को समझना होगा कि पदार्थ होता क्या है। पदार्थ, मैटर, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मैटर। पदार्थ क्या होता है? ऐसा वस्तु जिसमें भार हो, जिसमें द्रव्यमान हो, जो अवरोध उत्पन्न करे, ओकरा कौन सी बोलते हैं? पदार्थ बोलते हैं। जिसमें भार हो, द्रव्यमान हो, जो अवरोध उत्पन्न करे, तो उसको पदार्थ बोलते हैं। तो दुनिया में हर कोई वस्तु, जितना हमारे आंख से हम लोग वस्तु देखते हैं, तो एक टाइप से बोल सकते हैं वो पदार्थ है, क्योंकि सब में कुछ न कुछ द्रव्यमान होता है, सब कुछ न कुछ अवरोध उत्पन्न करता है। इसको क्या बोलते हैं? पदार्थ बोलते हैं। अब पदार्थ तो समझ में आ गया होगा कि जिसमें द्रव्यमान हो और जो अवरोध उत्पन्न करे, उसको हम पदार्थ कहते हैं। तो हमको सबसे पहले समझना पड़ेगा कि पदार्थ में कौन कौन सा चेंजिंग होता है। तो सबसे पहले है पदार्थ में कौन कौन सा चेंजिंग। पदार्थ में दो टाइप का चेंजिंग होता है, एक होता है फिजिकल चेंजिंग और दूसरा होता है केमिकल चेंजिंग। फिजिकल चेंजिंग क्या होता है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। फिजिकल चेंजिंग, इसको हम लोग भौतिक परिवर्तन कहते हैं। भौतिक परिवर्तन, पदार्थ में भौतिक परिवर्तन। सबसे पहले भौतिक परिवर्तन देके डैश देके इसको लिखिए, भौतिक परिवर्तन। देखिए, ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ पुनः अपनी अवस्था में लौट आती है। ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ पुनः अपनी अवस्था में लौट आती है, उसे फिजिकल चेंजिंग या भौतिक परिवर्तन कहते हैं। उसे फिजिकल चेंजिंग या भौतिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में अगर जो हम बोले तो रबर का खींचना। अब मान लीजिए अगर जो हम रबर को खींचे, इसका मतलब ये नहीं कि रबर को खींचे, जितना खींचे उतना बड़ा ही रह जाएगा, फिर से वो अपने नॉर्मली अवस्था में आ जाएगा। जैसा पहले रबर था वैसा फिर से आ जाएगा। तो इसको बोलते हैं फिजिकल चेंज, भौतिक परिवर्तन। जैसे हो गया सोना का पिघलना, सोना पिघल सकता है और फिर से वो अपने पुनः अवस्था में आ सकता है। तो सोना का पिघलना, ये क्या हो गया? भौतिक परिवर्तन। मोम का पिघलना। मोम जो पिघलता है, मोमबत्ती का जलना वो अलग है, लेकिन यहाँ पे मोमबत्ती में जो मोम रहता है उसका पिघलना, वो पिघल के फिर से उसको अपने अवस्था में लाया जा सकता है। तो मोम का पिघलना कौन परिवर्तन हो गया? भौतिक परिवर्तन हो गया। जैसे पानी का वाष्पीकृत होना। अगर जो पानी वाष्प में बदल रहा है, अगर जो पानी वाष्प में बदल रहा है, तो वाष्प से फिर से वो वाष्प पानी में बदल सकता है। तो ये कौन परिवर्तन हो गया? ये भौतिक परिवर्तन हो गया। ये रबर का खींचना, रबर को अगर जो हम खींचेंगे तो रबर पुनः ही अपने अवस्था में आ जाएगा। ऐसा नहीं कि खींचे तो खिंचाइले रह जाएगा, ऐसा नहीं होगा। रबर पुनः अपना अवस्था में आ जाएगा। इसको भौतिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे सोना को हम पिघला दिए,
इसका मतलब ये नहीं कि वो हमेशा पिघले हुए अवस्था में रहेगा, नहीं, उससे फिर हम आभूषण बना सकते हैं, फिर से हम चाहे तो उसको पिघला सकते हैं। तो ये कौन परिवर्तन हो गया? ये हो गया भौतिक परिवर्तन। तो पदार्थ में ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ पुनः अपने अवस्था में आ जाता है, ओकरा कौन चीज बोलते हैं? भौतिक परिवर्तन बोलते हैं। अगला लिखो बाबू, भौतिक परिवर्तन लिख के ये सब लिख देना। उसके बाद अगला लिखो, अगला लिखो। भौतिक परिवर्तन के बाद रासायनिक परिवर्तन, इसको केमिकल चेंज बोलते हैं। केमिकल चेंज, केमिकल चेंजिंग, रासायनिक परिवर्तन। लो इसको लिख के डैश डालो और फिर से लिखो। जब कोई पदार्थ अपनी अवस्था को छोड़कर नया अवस्था धारण कर लेती है, तो उसे केमिकल चेंजिंग, रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। अब कोई पदार्थ अपने पुराना वाला अवस्था जैसे पहले था वैसे वाला अवस्था को छोड़ के एगो नया अवस्था धारण कर लेता है, तो कौन सी बोलते हैं? उसको केमिकल चेंजिंग, रासायनिक परिवर्तन बोलते हैं। लेकिन पहले वाला अवस्था जो था उसको चेंज करके अब की बार नया अवस्था में आ जाएगा, तो उसको केमिकल चेंजिंग बोलेंगे। और इसका एग्जाम्पल का बात करें तो फल का पकना। अब फल अगर जो कच्चा रहता है तो उसका कलर कुछ और रहता है, लेकिन फल जैसे ही पक जाता है तो उसका कलर कुछ और हो जाता है। अब फल का पकना, अब पका हुआ फल से फिर से हम कच्चा हुआ फल बना सकते हैं क्या? नहीं। तो ये कौन चेंजिंग हो गया? ये केमिकल चेंजिंग, रासायनिक परिवर्तन हो गया। अगला लिखो, दूध का दही बनना। दूध का दही बनना। अब हम दूध से दही बनाते हैं, लेकिन दही से फिर से उसको दूध बना सकते हैं क्या? दूध से दही बना लेंगे, दही को कितना भी घोरेंगे वो दूध नहीं बनने वाला है। तो वो कौन परिवर्तन हो गया? उसमें दूध में रासायनिक परिवर्तन के कारण दही बन गया। अब दही को कितना भी घोरे, कितना भी चीनी मिलाएंगे, साला लस्सी बन जाएगा, लेकिन दूध नहीं बनेगा। तो ये कौन परिवर्तन हो गया? ये रासायनिक परिवर्तन हो गया। जैसे हो गया लोहे पे जंग लगना। लोहे पे जंग लगना रासायनिक परिवर्तन है। अगर जो हम लोग लोहा खरीद के लाते हैं तो उसका कलर कुछ और रहता है। अब कुछ दिनों के बाद, अब क्यों लगता है जंग ये बाद में डिस्कस करेंगे। अब कुछ दिनों के बाद लोहा पे जंग लग जाता है तो उसका कलर कुछ और हो जाता है, तो वो कुछ और परिवर्तन हो सकता है। उसमें कितना भी उसको कलर छुड़ाने का प्रयास करे तो पूरा रूप से वो छूट नहीं सकता है। जैसा पहले वो लोहा था वहन हो ही नहीं सकता है कहियो। तो ये कौन परिवर्तन हो गया? ये रासायनिक परिवर्तन हो गया। जल्दी जल्दी इसको छापो बाबू। चल, अब रासायनिक परिवर्तन में क्या क्या होता है? अब रासायनिक परिवर्तन हो रहा है, इसको ज्ञात करने का विधि होगा कि हम लोग कैसे पता करेंगे कि वो रासायनिक परिवर्तन है कि भौतिक परिवर्तन है। तो उसको पता करने के लिए क्या होगा? सबसे पहले अवस्था में परिवर्तन होगा। अवस्था में परिवर्तन होगा कि उसका एक अवस्था से पुनः वो दूसरा अवस्था में आ जाएगा। अब दूध से दही बन गया तो दूध अलग अवस्था में है और दही अलग अवस्था में है, अवस्था में परिवर्तन हो जाएगा। और तो हम क्या समझ जाएंगे कि रासायनिक परिवर्तन हो रहा है। इसके बाद रंग में परिवर्तन देखेंगे। उसका पहले का रंग और अब का रंग अलग हो गया है, उसको पुनः पहले वाला रंग में नहीं लाया जा सकता है। तो वहां कौन परिवर्तन होगा? वहां अब रासायनिक परिवर्तन होगा। तो रासायनिक परिवर्तन कना ज्ञात कर सकते हैं? सबसे पहले देखेंगे उसके अवस्था में परिवर्तन होगा, रंग में परिवर्तन होगा, उसके बाद ताप में परिवर्तन होगा।
पहले का उसका ताप और अब का उसका ताप, दोनों के ताप में क्या हो जाएगा बाबू, अंतर हो जाएगा, ताप में परिवर्तन होगा। उसके बाद गैस की उत्पत्ति होगी, गैस की उत्पत्ति होगी। ये सब काम अगर जो हो रहा है तो समझ जाएंगे कौन परिवर्तन हो रहा है, रासायनिक परिवर्तन हो रहा है। रासायनिक परिवर्तन में क्या क्या होता है, सबसे पहले अवस्था परिवर्तन हो जाता है, दूध अलग अवस्था में था, दही अलग अवस्था में आ जाता है। उसके बाद रंग में परिवर्तन हो जाता है, कच्चा फल है और पक्का फल है तो कच्चा फल का रंग अलग होता है और पक्का फल का रंग अलग होता है। उसके बाद ताप में परिवर्तन हो जाता है और कौन सी होता है, गैस की उत्पत्ति होता है, गैस की उत्पत्ति होता है। तो इस सब बात से हम लोग कौन परिवर्तन ज्ञात कर सकते हैं, हम लोग कौन परिवर्तन पता कर सकते हैं, हम लोग ये पता कर सकते हैं कि फिजिकल चेंजिंग है या केमिकल चेंजिंग है। ये कुछ आप लेना। अब देखो भौतिक परिवर्तन क्या होता है, वो परिवर्तन जिसमें पदार्थ पुनः अपना अवस्था में आ सकता है। लेकिन रासायनिक परिवर्तन में पदार्थ पुनः अपना अवस्था में आ सकता है, नहीं आ सकता है। अब फल कोई पक गया है, पका हुआ फल है, उसको साला कितना भी फ्रीज में डाल दो तो कच्चा हो जाएगा क्या, खराब हो जाएगा, पिल्लू फट जाएगा, लेकिन वो कच्चा नहीं होगा। तो कौन परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन है। वो कौन परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन है। तो अब लिखो बाबू, रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया। एक बात और, रासायनिक परिवर्तन और भी कुछ होता है। जैसे हम बोले थे मोम का पिघलना भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि मोम को पुनः अपना अवस्था में लाया जा सकता है। यहाँ पे मोम का जलना, मोम का पिघलना और मोम का जलना दोनों में फर्क समझना। मोम का जलना ये कौन परिवर्तन है, ये रासायनिक परिवर्तन है। मोम का जलना ये कौन परिवर्तन है, तो ये रासायनिक परिवर्तन है। अब जैसे उसके बाद फल से शराब बनाना, फल से शराब बनाना। अब फल से शराब बनाया जा सकता है, लेकिन शराब से फिर से फल नहीं बनाया जा सकता है। तो ये कौन परिवर्तन है, ये सब रासायनिक परिवर्तन है। इस टाइप से तू लोग ध्यान देगा तो समझ में आ जाएगा। सबसे पहले मोम का पिघलना, मोम अगर जो पिघलेगा तो अगला पुनः अपना अवस्था में ला सकते हैं, तो वो भौतिक परिवर्तन है। लेकिन मोम अगर जो जल जाएगा, वो गैस में बदल जाएगा, तो गैस को स्टोर करके फिर से मोम बनाएंगे ना, फिर से मोम नहीं बना सकते हैं। तो मोम का जलना ये जो है रासायनिक परिवर्तन है, मोम का जलना रासायनिक परिवर्तन है। अब हम लोग रासायनिक अभिक्रिया के बारे में डिस्कस करते हैं, केमिकल रिएक्शन। तो पॉइंट दे के लिखना, केमिकल रिएक्शन, इसको रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, केमिकल रिएक्शन। उसके बाद डैश दे के यहाँ पे लिखो, डैश दे के लिखो, यहाँ पे लिखवाओ, लिखो जब कोई पदार्थ अपने पहले वाले अवस्था को छोड़कर, जब कोई पदार्थ अपने पहले वाले अवस्था को छोड़कर नया अवस्था धारण कर लेती है, नया अवस्था धारण कर लेती है, नया अवस्था धारण कर लेती है, नया अवस्था धारण कर लेती है और उसको पुनः अपने पुराने वाले अवस्था में नहीं ले जाया जा सकता, और उसको पुनः अपनी पुराने वाले अवस्था में नहीं ले जाया जा सकता, तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया। अब एक बात बोल सकते हैं हम लोग कि रासायनिक परिवर्तन ही रासायनिक अभिक्रिया है।
बिल्कुल बोल सकते हैं। रासायनिक परिवर्तन भी तो वही है ना कि पदार्थ अपना पुराने वाला अवस्था को छोड़कर फिर से नया वाला अवस्था में आ जाएगा, तो उसको रासायनिक परिवर्तन बोलते हैं। और रासायनिक परिवर्तन ही रासायनिक अभिक्रिया है, ऐसा नहीं बोल सकते हम क्या? बिल्कुल बोल सकते हैं। रासायनिक परिवर्तन ही रासायनिक अभिक्रिया है। जैसे हो गया C+O2, जैसे हो गया C+O2, तो ये क्या बना देगा? ये बना देगा CO2। अब CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन प्लस ऑक्सीजन, ये दोनों मिलके क्या बना देता है? कार्बन डाइऑक्साइड। ये दोनों मिलके कार्बन डाइऑक्साइड बना सकता है। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड को पुनः कार्बन और पुनः ऑक्सीजन नहीं बना सकते हैं। यहाँ पे कौन परिवर्तन हुआ है? रासायनिक परिवर्तन हुआ है। तो इसी को बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया। इसी को बोलते हैं, जल्दी जल्दी लिखो बाबू, इसी को बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया। जैसे H2+Cl2, H2 हाइड्रोजन क्लोरीन, इसको क्लोरीन बोलते हैं। H2+Cl2 हाइड्रोजन क्लोरीन। अब ये क्या बनाएगा? हाइड्रोजन क्लोराइड बना देगा। ये बना देगा HCl। अब बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा। अब बैलेंस कैसे होता है हम पहले बता चुके हैं, आगे बताएंगे। बैलेंस आगे बताएंगे। H2 हाइड्रोजन क्लोरीन, हाइड्रोजन क्लोरीन, ये दोनों मिलके क्या बना देगा? ये दोनों मिलके हाइड्रोजन क्लोराइड बना देगा। ये दोनों मिलके हाइड्रोजन क्लोराइड बना देगा। तो ये कौन परिवर्तन है? ये रासायनिक परिवर्तन है। ये कौन परिवर्तन है? ये रासायनिक परिवर्तन है। ये रासायनिक परिवर्तन है। चलो दोनों को छापो, इसके बाद लिखो। दोनों को छापने के बाद लिखो। दोनों को छापने के बाद लिखो। अब एक होता है रिएक्टेंट। इसको बोलते हैं अभिकारक। या इसको बोलते हैं क्रियाकारक। इसको अभिकारक या क्रियाकारक बोलते हैं। तो इसको लिख के डैश दे के लिखो। लिखो वे पदार्थ जो क्रिया करते हैं तो रिएक्टेंट कहलाते हैं। वे पदार्थ जो क्रिया करते हैं वे रिएक्टेंट कहलाते हैं। वे पदार्थ जो क्रिया करते हैं वो अभिकारक कहलाते हैं। उसके बाद लिखो प्रोडक्ट। पहले लिखते जाओ, इसको अभी समझ में आएगा। PRODUCT प्रोडक्ट। इसको उत्पाद या प्रतिफल कहते हैं। अब उत्पाद या प्रतिफल में डैश दे के लिखो। इसमें डैश दे के लिखो। वे पदार्थ जो क्रिया के बाद बनते हैं उसे उत्पाद कहते हैं। जैसे हो गया हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन। ये हाइड्रोजन है और ये है क्लोरीन। अब एक बात बताओ, ये दोनों मिलके हमको बना देगा हाइड्रोजन क्लोराइड। अब यहाँ पे हुआ है रासायनिक परिवर्तन। तो सबसे पहले रिएक्टेंट कौन है और प्रोडक्ट कौन है? अब रिएक्टेंट का मतलब वे पदार्थ जो क्रिया करते हैं, जो काम करते हैं। तो इस सब में कौन पदार्थ क्रिया कर रहा है? तो इस सब में ये दोनों पदार्थ क्रिया कर रहा है। ये दोनों पदार्थ मिल रहा है। ये दोनों पदार्थ को मिलाया जा रहा है। तो क्रिया कौन कर रहा है? काम। क्रिया मतलब काम कौन कर रहा है? हाइड्रोजन और क्लोरीन। ये दोनों क्या कर रहा है? काम कर रहा है। तो ये दोनों को क्या बोलेंगे? रिएक्टेंट।
रिएक्टेंट या अभिकारक भी इसको बोलते हैं। इसको रिएक्टेंट या हिंदी में अभिकारक या क्रियाकारक दोनों एक के बात है। एगो आदमी का दो गो नाम नहीं होता है, वही है। तीन गो नाम है इसका, एगो इंग्लिश में और दो गो हिंदी में। चलो उसके बाद इसको बोलते हैं, अब क्रिया के फलस्वरूप बने पदार्थ को, मतलब क्रिया के बाद जो पदार्थ बनता है उसको उत्पाद, प्रोडक्ट या प्रतिफल कहते हैं। क्रिया के बाद जो बनता है। अब बताओ, हाइड्रोजन और क्लोरीन ये दोनों अभिक्रिया किया तो क्या बनाया? ये दोनों अभिक्रिया करके बनाया हाइड्रोजन क्लोराइड। ये दोनों अभिक्रिया करके हाइड्रोजन क्लोराइड बनाया। तो ये हाइड्रोजन क्लोराइड क्या बन जाएगा? प्रोडक्ट। प्रोडक्ट बन जाएगा। प्रोडक्ट मतलब इसको उत्पाद बोलते हैं। प्रोडक्ट मतलब इसको उत्पाद बोलते हैं। अब जैसे अब इस पहले इसको छापो। अब जैसे CaCO3 छापा नहीं जी, छापो पहले इसको। CaCO3 इसको कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं। कैल्शियम, इसको कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं। अब अगर जो ये पदार्थ टूट के CaO प्लस CO2 कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 गैस बनाता है। कैल्शियम कार्बोनेट ये टूट के कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है। ये क्या हो गया? कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड ये है कार्बन डाइऑक्साइड। अब बताओ, इसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट कौन है? इसमें क्रिया कौन कर रहा है? टूटने का। इसमें तो जुड़ने का क्रिया ये दोनों कर रहा था ना जी, लेकिन यहाँ पे टूटने का क्रिया कौन कर रहा है? तो टूटने का क्रिया यहाँ पे ये कर रहा है कैल्शियम कार्बोनेट। तो कैल्शियम कार्बोनेट काम कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? रिएक्टेंट। इसको अभिकारक, रिएक्टेंट। और उसके बाद क्रिया के बाद जो बनता है, ये दो गो पदार्थ बना है तो क्या हो गया? ये दोनों क्या कहलाएगा? ये दोनों को बोलेंगे प्रोडक्ट। ये दोनों को क्या बोलेंगे? प्रोडक्ट। तो कैल्शियम कार्बोनेट टूट के कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है। तो इधर कैल्शियम कार्बोनेट काम कर रहा है, तो ये रिएक्टेंट अभिकारक हो जाएगा। उसके बाद कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 जो गैस बनाया है ये प्रोडक्ट। प्रोडक्ट मतलब प्रतिफल या उत्पाद। प्रोडक्ट मतलब क्या हो गया? प्रतिफल या उत्पाद। चलो छापो इसको। अभिकारक उत्पाद समझ में आ गया होगा आई थिंक। चलो इसको छाप लेना, छापो। अब हम एक बात बोल सकते हैं कि इधर जो होता है रिएक्टेंट मतलब अभिकारक होता है, और उसके बाद ई क्रिया करके बना देता है प्रोडक्ट। ई क्रिया करके प्रोडक्ट बना देता है। ई क्रिया करके कौन सी बना देता है? ई क्रिया करके प्रोडक्ट बना देता है। तो इसको लिखने के बाद इसको पहले पोस्ट में बंद करके उसके बाद नीचे से एगो बात लिखो। चलो नीचे से एगो बात लिखो। लिखो अभिक्रिया में अभिकारक। अभिक्रिया में अभिकारक तीर के पूंछ की तरफ होता है। इसको बोलते हैं पूंछ। तीर के पूंछ की तरफ होता है। तथा प्रोडक्ट तीर के निशान की तरफ होता है। तथा प्रोडक्ट तीर के निशान की तरफ होता है। कहने का मतलब अभिकारक लेफ्ट साइड रहेगा और प्रतिफल क्या रहेगा? राइट साइड रहेगा।
अब हम लोग टॉपिक स्टार्ट करते हैं। रासायनिक अभिक्रिया तो समझ में आ गया हमको कि रासायनिक परिवर्तन के कारण या रासायनिक परिवर्तन को ही रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे फल का पकना रासायनिक अभिक्रिया है, रासायनिक अभिक्रिया है, बिल्कुल है, रासायनिक अभिक्रिया है। अब उसके बाद में हम लोग समझते हैं कि रासायनिक समीकरण क्या है। रासायनिक समीकरण केमिकल इक्वेशन बोलते हैं इसको। रासायनिक समीकरण को केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। केमिकल इक्वेशन, रासायनिक समीकरण, केमिकल इक्वेशन। अब केमिकल इक्वेशन ये होता है क्या? अब एक बात बताओ, अगर जो हमको यहाँ पे हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन ये बनाएगा हाइड्रोजन क्लोराइड, तो इसको ऐसे ये लिखेंगे क्या? इतना बड़का अक्षर में इसको ऐसे ये लिखेंगे हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन बराबर इधर तीर देके हाइड्रोजन क्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। ये टूटेगा तो क्या क्या बनाएगा? ये टूटेगा तो बनाएगा कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन, अब समझ जाना डाइऑक्साइड लिखा है, कार्बन डाइऑक्साइड लिखा है। अब कैल्शियम कार्बोनेट इसको ऐसे लिखेंगे क्या? नहीं, इसको ऐसे नहीं लिखेंगे। इसका लिखने का एगो अलग सांकेतिक रूप है जकरा बोलते हैं रासायनिक समीकरण। तो केमिकल इक्वेशन देके यहाँ पे डैश डालो और लिखो। केमिकल इक्वेशन में डैश डाल के लिखो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले तत्व के संकेत, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले तत्व के संकेत को रासायनिक समीकरण कहते हैं। तत्व के संकेत को रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे अगर जो हमको हाइड्रोजन क्लोरीन का लिखना है तो हाइड्रोजन का क्या होता है? H2 प्लस क्लोरीन का Cl2, तो ये क्या बना देगा? HCl, ये बना देगा HCl। अब ये 2 क्या है ये बाद में हम डिस्कस करेंगे। अब देखो इसको ऐसे लिखना आसान है, ये हिंदी में जैसे हम लिखे हैं ऐसे लिखना आसान है कि ऐसे लिखना आसान है। इसके सांकेतिक रूप में, तो सही बोला, सांकेतिक रूप में लिखना इसको बहुत ज्यादा आसान है। तो किस टाइप से लिखना आसान है? कैल्शियम कार्बोनेट या हाइड्रोजन क्लोरीन, तो इसको ऐसे लिखना बहुत कठिन है, लेकिन इसको ऐसे लिखना बड़ा आसान है। तो इसीलिए इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं और इसको बोलते हैं, इसके सांकेतिक रूप में लिखते हैं और इस सांकेतिक रूप को हम लोग रासायनिक समीकरण कहते हैं। इस सांकेतिक रूप को क्या बोलते हैं? रासायनिक समीकरण बोलते हैं। जैसे हो गया हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, ये दोनों मिलके बना देता है H2O, ये दोनों मिलके पानी बना देता है H2O बना देता है। अब बोलेगा बैलेंस नहीं है, बैलेंस बाद में सिखाएंगे, अभी जैसे है सीखो खाली। अब ये इसका हाइड्रोजन लिखे हैं ऐसे इस टाइप करके, हाइड्रोजन ऑक्सीजन प्लस बनाया है पानी, तो ऐसे लिखे हैं हम लोग? नहीं लिखे हैं। इसको इस सांकेतिक रूप में लिखना आसान है, कम पेज खर्चा होता है, कम जगह खर्चा होता है, और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि पूरा दुनिया में ऐसे ही लिखा जाता है। तो पूरा दुनिया के आदमी, अगर जो हम लोग हिंदी में ऐसे हाइड्रोजन और क्लोरीन लिखे तो भारत वाला मान लिए सब आदमी समझेगा, बाकी देश का आदमी समझेगा जी? बाकी देश का आदमी नहीं समझेगा। लेकिन उसी को लिख रहा है H2 प्लस Cl2, आप ई बना दिया 2HCl।
अगर जो ये बना दिया तो वो आदमी समझ जाएगा अपने भाषा में कि हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन और दोनों मिलके क्या बना दिया, हाइड्रोजन क्लोराइड। हाइड्रोजन क्लोराइड दोनों मिला के हाइड्रोजन क्लोराइड बना दिया। तो सांकेतिक रूप में लिखना भी आसान है और ये पूरा दुनिया को समझ में भी आता है। इसको क्या, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, रासायनिक समीकरण। इसको रासायनिक समीकरण बोलते हैं। तो रासायनिक समीकरण छापो इसको, उसके बाद हम आगे क्लास करते हैं। चलो शुरू करते हैं हम लोग। रासायनिक समीकरण का क्या गो प्रकार होता है ये हम लोग शुरू करते हैं। रासायनिक समीकरण का, रासायनिक अभिक्रिया ने बोल रहे हैं, रासायनिक समीकरण का प्रकार, टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन, ना कि रिएक्शन। टाइप ऑफ केमिकल इक्वेशन, टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन, रासायनिक समीकरण के प्रकार। रासायनिक समीकरण के प्रकार। सबसे पहले रासायनिक समीकरण दो प्रकार का होता है। एक को बोलते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण, संतुलित रासायनिक समीकरण, बैलेंस्ड केमिकल बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, संतुलित रासायनिक समीकरण। तो ये संतुलित रासायनिक समीकरण कौन सी है, तो संतुलित रासायनिक समीकरण लिख के डैश डाल के लिखो, ऐसा रासायनिक समीकरण जिसके अभिकारक तथा उत्पाद में परमाणुओं की संख्या बराबर हो, जिसके अभिकारक तथा उत्पाद में परमाणुओं की संख्या बराबर हो, ओकरा संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। अब सबसे पहले इधर है H2 प्लस इधर है Cl2, ई बना दिया 2HCl, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, हाइड्रोजन क्लोराइड बना देगा। अब देखो इसमें हाइड्रोजन का अभिकारक में हाइड्रोजन का क्या गो परमाणु, तो हाइड्रोजन का अभिकारक में 2 गो परमाणु, तो उत्पाद में भी 2 गो परमाणु है। अब क्लोरीन का अभिकारक में क्या गो परमाणु, 2 गो परमाणु, और उत्पाद में भी क्या गो परमाणु है, 2 गो परमाणु है। तो मतलब अभिकारक में जत्ते परमाणु हाइड्रोजन का है और जत्ते क्लोरीन का है, उत्पाद में भी उतना हाइड्रोजन का है और उतना क्लोरीन का है। इसीलिए इसको संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। इसीलिए इसको संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे H2 प्लस O2 ये बना देगा 2H2O, ये 2H2O। अब देखो इधर जो है इस साइड हाइड्रोजन का क्या गो परमाणु है, 2 दूना 4, हाइड्रोजन का 4 गो परमाणु, तो उत्पाद का क्या गो, उत्पाद में हाइड्रोजन का क्या गो परमाणु, तो 2 दूना 4, उत्पाद में भी हाइड्रोजन का 4 परमाणु। ऑक्सीजन का क्या गो परमाणु, ऑक्सीजन का क्या गो परमाणु, ऑक्सीजन का 2 गो, इधर 2 से गुना कर पूरा, तो ये भी 2 गो हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अगर जो अभिकारक तथा उत्पाद में परमाणु का संख्या बराबर हो तो ओकरा कौन सी बोलेंगे, बैलेंस्ड रासायनिक समीकरण। बैलेंस्ड रासायनिक समीकरण, संतुलित रासायनिक समीकरण, संतुलित रासायनिक समीकरण बोलते हैं। अब लिखो, अब एगो और होता है, इसको मिटा देते हैं। चलो, अब होता है असंतुलित रासायनिक समीकरण। असंतुलित रासायनिक समीकरण, असंतुलित रासायनिक समीकरण, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखो, ऐसा केमिकल इक्वेशन, ऐसा रासायनिक समीकरण जिसके अभिकारक तथा उत्पाद में
जिसके अभिकारक तथा उत्पाद में परमाणु की संख्या बराबर ना हो, जिसके अभिकारक तथा उत्पाद में तत्वों की परमाणु की संख्या बराबर ना हो, तो उसे असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे सोडियम प्लस क्लोरीन, ये दोनों मिलके बना देगा सोडियम क्लोराइड NaCl, जिसको नमक बोलते हैं। अब इसको अभिकारक में देखो कि तत्व का परमाणु का संख्या कितना है। Na का परमाणु क्या को इधर है अभिकारक में, एगो, उत्पाद में भी एगो, चलो सही है। लेकिन क्लोरीन का देखो, अभिकारक में क्लोरीन का 2 गो परमाणु है, लेकिन उत्पाद में 1 गो परमाणु है। मैच नहीं खाया, तो इसको बोलते हैं असंतुलित रासायनिक समीकरण। Mg प्लस O2 ये बनाता है MgO। अब देखो यहाँ पे तत्व अभिकारक में Mg का क्या गो परमाणु, अभिकारक में Mg का एगो परमाणु, उत्पाद में भी एगो, लेकिन अभिकारक में ऑक्सीजन का क्या गो परमाणु, 2 गो परमाणु है, और उत्पाद में क्या गो परमाणु है, ऑक्सीजन का 1 गो परमाणु है। तो बराबर है, तो बराबर नहीं है, तो इसको बोलते हैं असंतुलित रासायनिक समीकरण। इसको बोलते हैं असंतुलित रासायनिक समीकरण। तो अब हम संतुलित रासायनिक समीकरण समझ गए, असंतुलित रासायनिक समीकरण समझ गए। अब असंतुलित रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करते हैं, तो ये हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो समझ में आया होगा। तो आज का क्लास यही समाप्त करते हैं। जय हिंद।